फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द असेंडिंग स्टेप्स। मैं हूं साक्षी पांडे और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। आज मैं आपको द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिटेल में पढ़ाऊंगी और देखेंगे आप कि अब तक जो आपकी हिस्ट्री की जो समझ थी, जैसे आप हिस्ट्री को देखते थे, जैसे आप हिस्ट्री को समझते थे, जैसे हिस्ट्री आपको बोरिंग लगती थी, वो अब आपको नहीं लगेगी। आपको अब हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको हिस्ट्री पढ़ने का मन भी करने लगेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। जैसा कि हम हिंदी टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि पहले हमें एक स्टोरी के बारे में कुछ ऐसी घटना दिखाती है, उसके बाद हम लोग स्टोरी के अंदर चलते हैं। समझिए कि आपका हिस्ट्री का बुक अब से एक टीवी है, एक सीरियल, एक फिल्म है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस फिल्म की। और इस फिल्म को अगर आपको इस फिल्म की तरह लेंगे तो आपको इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ट्रेलर देखते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 के सुबह जुलाई में द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। जो सिटी ऑफ पेरिस यानी पेरिस का शहर, फ्रांस में एक जगह पेरिस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी, बहुत ज़्यादा लोग को दिक्कतों का सामना पड़ा, अचानक अफरा तफरी मच गई। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने आदेश दे दिया अपने सिपाहियों को कि जाओ और पूरे सिटी में घूमो, पूरी चारों ओर नगर में घूमो। अफवाहें फैल गई। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। अब ये अफवाहें लोगों में फैल गई कि राजा का जो दूत चारों ओर घूम रहा है वो अब जल्दी हम लोगों पर आक्रमण करेगा, हम लोग पे फायर यानी कि गोलीबारी करना स्टार्ट कर देगा। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. लोगों ने सोचा, लगभग 7,000 लोग एक साथ मिले और उन लोगों ने सोचा कि अब हम एक साथ इकट्ठा होंगे और अपना एक खुद की आर्मी बनाएंगे, उन किंग के खिलाफ लड़ेंगे। और 7,000 मैन से इकट्ठा होते हैं। They broke into number of government buildings in search of arms. वो लोग क्या करते हैं कि चारों ओर हर गवर्नमेंट का जितना भी बिल्डिंग होता है, सरकारी जितने भी ऑफिसेज होते हैं, दफ्तर होते हैं, उसमें घुस जाते हैं और खोजते हैं आर्म्स मतलब हथियार खोजने लगते हैं। उनको लगता है कि राजा हमको मारने के लिए बहुत सारा हथियार रखा होगा और इसी डर में आम जनता जाती है। 7,000 करीब लोग क्या करते हैं, घुस जाते हैं सारी गवर्नमेंट के ऑफिस में और खोजते हैं कि कहाँ वो हथियारें रखी हुई हैं। Finally, a group of several hundred people marched down towards the eastern part of the city. और finally बहुत सारे लोगों का 100 लोगों का ग्रुप क्या करता है कि सिटी की यानी कि जो पेरिस था वहाँ के सिटी के ईस्ट वाले पार्ट में घुस जाता है और वहाँ का जो स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और वहाँ का जो किला वाला जो प्रिजन मतलब होता है यहाँ पे जेल, तो किला का जो जेल था यानी राजा का जो दरबार होता है, तो राजा का एक स्पेशल जेल था फोर्ट्रेस प्रिजन। किला का जो स्पेशल जेल था जिसका नाम था द बैस्टिल, उसको वो लोग ध्वस्त कर देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं, स्टॉर्म कर देते हैं। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, जहाँ उन लोगों को लगता है कि बहुत सारा खजाना, बहुत सारा आर्म्स यानी कि बहुत सारा हथियार रखा होगा, ऐसा उन लोगों को लगता है कि राजा का जो किला है, राजा का जो जेल है जहाँ राजा लोगों को बंद करता है यानी कि बेस्टाइल में, वहाँ पे बहुत सारे हथियार रखे होंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग जाते हैं और गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको तबाह कर देते हैं। इसी में कुछ 100 लोग जाते हैं और जाके क्या कर देते हैं, वहाँ का जो राजा का जो पिंजरा होता है जहाँ पे लोग राजा लोगों को रखता है, जेल में रखता है, वो उसका नाम था बेस्टाइल, वहाँ पे जाते हैं। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, जहाँ उनको लगता है कि हथियार बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारी मात्रा में हथियार मिलेगा। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड, इस जो अफरा तफरी में, लड़ाई में जो होता है, द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड, यानी कि जो जेल का जो प्रशासन का जो कमांडर होता है, जेल का जो कमांडर होता है, उनको मार दिया जाता है। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और सारे अपराधी को छोड़ के रिहा करवा दिया जाता है, सारा जेल तोड़ दिया जाता है और जितने अपराधी होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। दो दे वेर ओनली 7 ऑफ देम, लेकिन अपराधियों में कितने अपराधी थे आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि सिर्फ 7 अपराधी जेल में बंद थे। यानी कि राजा का जो जेल था उसमें सिर्फ, किला का जो जेल था उसमें सिर्फ 7 अपराधी बंद थे, उन सभी को रिहा कर दिया जाता। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल, लेकिन फिर भी
इतना सब होने के बाद लोगों ने क्या किया कि पूरे बेस्टाइल को नाश कर दिया, तबाह कर दिया। फिर भी उसको उनके अपराधियों को निकाल दिया, लेकिन अभी भी लोग बेस्टाइल से नफरत करते थे, क्योंकि बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजा के अनियंत्रित पावर के लिए, यानी कि राजा फ्रांस में एक बिना लिमिटेड का शासन करता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर था राजा के पास, अनियमित पावर था उसको, उसके लिए लोग उसको देखते थे। मतलब लोगों का ये देखना था, ये मानना था कि वो जो बेस्टाइल फोर्ट है वो किस चीज़ का सिंबल है, वो सिंबल है राजा के अनियंत्रित पावर का, अनियंत्रित सत्ता का, इसीलिए लोग उससे नफरत करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिस्ड, जो किला था राजा का उसको नस्ता नाबूद कर दिया गया, मतलब उसको तबाह कर दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स को, यानी जब कोई बिल्डिंग टूटती है तो उसमें पत्थर निकलते हैं, उसका टुकड़ा होता है, तो उस राजा के बिल्डिंग को, किला को गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया, और उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा निकला उसको सोल्ड कर दिया मार्केट्स में, मतलब कि बाजार में बेच दिया गया, टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो क्या हुआ, कह रहा है कि राजा का जो टुकड़ा था वो बेच दिया गया, किनको, उनको बेच दिया गया जो वैसे लोगों को जो ये चाहते थे कि वेस्टाइल गिरा, आहा, आम लोग का क्या था, वेस्टाइल फोर्ट गिरा, उनको खुशी मिली आम लोगों को, क्योंकि उनको लगता था कि राजा जो है वो अनियमित शासन करता है, कुछ भी जो उसके मन में आता है सो करता है, और इस शासन का अंत हुआ, वेस्टाइल फोर्ट गिर गया, उसका तबाह हो गया, राजा का किला गिर गया। तो जब ये किला गिरा राजा का, तो लोगों को इसके टुकड़े उठा उठा के उन लोगों को बेचने लगे, वैसे लोगों को जो चाहते थे कि हम इस तबाही का एक टुकड़ा अपने पास निशानी के तौर पे, याद के तौर पे रखें कि आखिरकार हम लोगों ने इस राजा के शासन को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया हमने उसे, जो कि हमें परेशान करता था, जिसके विरोध में हम खड़े थे, आखिरकार इतने सालों के प्रॉब्लम के बाद हम लोगों ने उनको मिटा दिया। अब ये था कहानी का एक ऐसा, फिल्म का एक ऐसा चीज़ जो फिल्म में घटी, जो शुरू में आपको ट्रेलर के तौर पे दिखाया गया। अब जब ट्रेलर देख लिया आपने तो आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आगे क्या होगा, फिल्म पूरी स्टोरी क्यों थी, क्यों लोगों ने ऐसा किया, क्या हुआ फ्रांस में कि लोग आए और लोगों ने इतना बड़े पैमाने पे तबाही मचा दी राजा की, जहाँ की राजा एक किसी भी देश का जो राजा होता है, जो हेड होता है, वो क्या होता है, उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है। तो क्या आखिर क्या बात थी कि उसके खिलाफ इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, और इतने सारे लोगों ने इकट्ठा होकर क्या कर दिया, विरोध कर दिया, और यहाँ तक कि राजा का जो प्रशासन था वो भी उसे रोक नहीं पाया, राजा को तबाही मचा दिया गया, राजा का किला तोड़ दिया गया, राजा का जेल तोड़ दिया गया, जिसमें राजा दूसरे अपराधियों को रखता था, राजा की मर्जी के खिलाफ इतने सारे जो अपराधी थे उनको रिहा कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में, क्यों लोग ऐसा कर रहे थे, क्या फ्रांस के लोग ऐसे ही उठ के ऐसा कर रहे थे? देखिए, कहीं भी जब कोई लोग विरोध करते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, कहीं भी देश में किसी भी विरोध होता है तो लोगों की कुछ मानसिकता होती है, उसके पीछे का कुछ इतिहास होता है, कुछ ऐसा इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लिंकेज होते हैं, कुछ टाइम में लोग ऐसा चीज़ फेस करते हैं कि सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखिए, द डेज डेट फॉलो सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, कह रहा है कि इसके आने वाले जो दिन थी, यानी कि जब इन लोगों ने राजा के किला को, राजा का जो जेल हुआ करता था उनको नष्ट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, राइटिंग हुआ, इसके बाद और दंगा फसाद बढ़ गया पेरिस में भी और पूरे कंट्री साइड में भी। कंट्री साइड कहने का मतलब होता है गाँव, आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, आपको कंट्री साइड मतलब गांव ही मिलेगा। कंट्री मतलब किसी देश का कोना, कंट्री साइड मतलब किसी देश का कोना नहीं, ठीक है। कंट्री साइड कहने का मतलब होता है गांव। तो पेरिस में भी और फ्रांस की छोटे छोटे जितने गांव थे उसमें भी लोगों में झगड़ा बढ़ गया, झंझट बढ़ गया, मार काट होने लगा। इस घटना के बाद मोस्ट पीपल वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ज़्यादातर लोग क्या करने लगे, अब बहुत लोग इसके खिलाफ विरोध करने लगे। किसके खिलाफ? कि ब्रेड का दाम बढ़ गया था। वहाँ की जो स्टेपल डाइट थी, वहाँ के लोग मुख्य आहार खाते थे, वो था वहाँ के ब्रेड, वहाँ की रोटी। तो उसके दाम बढ़ने लगे वहाँ पे इस घटना के बाद, और इसके विरोध में बहुत लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मच लेटर, इसके बहुत बाद, when historians look back upon his time, जब they saw it as a beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. So most people at this time did not participate this outcome. How and why did it happen? कह रहा कि इसके बाद ये घटना हो गई, उसके बाद हिस्टोरियंस ने इसको देखा कि आखिर ये घटना क्यों हुई,
जब बहुत बाद में हिस्टोरियंस ने देखा ये घटना हुई, उसके बहुत बाद हिस्टोरियंस इस बात पे विचार करते रहे कि आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इतने बड़े पैमाने में विरोध कर दिया अचानक से। तो हिस्टोरियंस को पता चला कि दे सॉ इट एज अ बिगनिंग ऑफ चेन्स ऑफ इवेंट। ये इन लोगों ने देखा कि एक के बाद एक, जैसे मोतियों की माला होती है वैसे ही एक के बाद एक ऐसा इवेंट होते गया फ्रांस में, ऐसी घटनाएं होती गई जिस दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग्स ऑफ फ्रांस, जिससे कि अंत में जो फ्रांस के जो राजा होते हैं उनकी मृत्यु तक बात पहुंच जाती है। यानी कि अंत में ये जो राजा है, किंग है, इनको लोग ख़त्म कर देता है। ऐसा हो जाता है फ्रांस में। ठीक है, तो ऐसी कुछ घटनाएं थी जिनके कारण ये हुआ था। फ्रांस के किंग के एग्जीक्यूशन की बात हो गई, फ्रांस के किंग्स को मार दिया गया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। उस टाइम के जो ज़्यादातर लोग थे, यानी कि उस टाइम में आप समझिए कि एक फ्रांस देश है, जैसे अभी हम देख रहे हैं दुनिया में यूएसए है, चाइना है, जापान है, इंडिया है, बहुत सारी देश हैं। ठीक है, अब इसमें इस कंट्री में क्या हो रहा है, उस कंट्री में क्या हो रहा है, इस कंट्री में क्या हो रहा है, इस कंट्री में क्या हो रहा है, इस कंट्री में, ये हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ कि फ्रांस में ये इतना बड़ा तौर पे तबाही आ जाएगा, इस तरह के लोग करेंगे, ये हम लोगों ने सोचा नहीं था, किसी ने सोचा था। बाकी जो देश थे फ्रांस के अलावा, उन लोगों ने कभी एज्यूम भी नहीं किया था, कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि क्या फ्रांस में ऐसा हो सकता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा हुआ। एंटिसिपेट करना मतलब होता है पहले से अंदाजा लगाना। तो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। ज़्यादातर लोगों ने इस बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया था। हाउ, कैसे, एंड वाई डिड दिस हैपन, ये कैसे और क्यों हुआ, ये आपका बुक्स पूछ रहा है कि आप ट्रेलर देखें। आप लोगों ने देखा कि फ्रांस में तबाही मच गई। कब मची? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में तबाही मच जाती है। पेरिस में तबाही मचती है, लोग जाते हैं बेस्टाइल फोर्ट को क्या करते हैं, तबाह कर देते हैं। वहाँ के सात उसको कैदियों को निकाल देते हैं और राजा के फोर्ट्रेस को भी तबाह कर देते, किले को भी तबाह कर देते हैं, और लास्ट में किंग का एक्सिक्यूशन हो जाता है। तो आखिर ये सब फ्रांस में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ज़्यादातर लोग इसको अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए। तो क्या है इसका कारण, ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और जो वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले इन वीडियोस को देखकर अपने क्लास 9th के जर्नी को और भी आसान बना सकें। मैं जानती हूँ क्लास 9th की या 10th की जो भी हिस्ट्री की बुक होती है वो लोगों को बोरिंग लगती है। हिस्ट्री के चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं कि आपको पढ़ने में समस्या आती है, और एनसीईआरटी की लाइन आप, क्योंकि 8th में ज़्यादातर स्कूल में कोई और बुक्स चलाते हैं और फिर 9th में अचानक से एनसीईआरटीज आती है, तो आपको इसके लैंग्वेज को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इस लैंग्वेज को आसानी से डील कराया है और आपको एक एक बात समझाई है। रीज़न रहेगा कि आप सिर्फ मुझसे पढ़ के और ये नहीं सोचे कि भाई मेरा सब कुछ हो गया और मैं ऐसे ही सारे वीडियोस देख लूँगा मैम के, और सारे वीडियोस देखने के बाद मैं हिस्ट्री में एकदम बहुत बढ़िया हो जाऊँगा। जी नहीं, आपको क्या करना होगा कि इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आपको बस 10 मिनट लगेगा। आप अपनी हिस्ट्री को बुक को खोलिए और 10 मिनट तक इस टॉपिक को पढ़िए और देखिए कि आप जो वीडियो में देखिए और क्या मैंने पढ़ाया वो रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। और आप जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तब आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस आया है आपको। ठीक है, पहले आप इस टॉपिक को पढ़ते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा, या फिर हिस्ट्री की जो बाकी सारी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि हिस्ट्री बोरिंग लगे और लगे कि इसकी क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके से इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद अगर आप बुक खोल के पढ़ते हैं, 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको रियली समझ में आएगा कि वीडियोज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और हिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और भी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।